इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 14 वर्षीय रेजिना वॉल्टर्स की दर्दनाक और भयानक कहानी। कैसे एक निर्दोष लड़की का सामना एक निर्दयी सीरियल किलर रॉबर्ट बेन रोड्स से हुआ, जिसने उसकी मासूमियत को निर्दयता से कुचल डाला। यह कहानी सिर्फ एक अपराध कथा नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है एक घिनौने अपराधी की मानसिकता और उस पीड़ा की झलक जिसे उसने अपनी पीड़िताओं को झेलने पर मजबूर किया। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे पुलिस ने इस क्रूर हत्यारे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और उसके अपराधों का पर्दाफाश किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। यह एक 14 वर्षीय लड़की रेजिना वॉल्टर्स का मामला है। 5 मई 1975 को जन्मी रेजिना के वॉल्टर्स कैरोलिन और जेरी वॉल्टर्स की 3 संतानों में से एक थीं। जब वह 6 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी बड़ी बहन डायना को खो दिया था, जिसने दुखपूर्वक अपनी जान ले ली थी। उसके माता पिता का तलाक हो गया और पिता ह्यूस्टन में रहने चले गए, जबकि मां पासाडेना टेक्सास रेजिना में रहीं और उनका भाई ब्रायन ज्यादातर अपने पिता जेरी के साथ रहे। लेकिन 4 फरवरी 1990 को रात लगभग 9:30 बजे रेजिना अक्सर अपनी मां से मिलने जाती थी। उसने अपनी मां कैरोलिन को बताया कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है और अभी वापस आएगी। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक किशोरी होने के नाते रेजिना उद्दंड थी, जो एक बड़ी बात साबित हुई। जब कैरोलिन अगली शाम काम से घर आई तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई थी। उसने रेजिना के सभी दोस्तों को यह देखने के लिए बुलाया कि क्या किसी ने उसे देखा है, लेकिन किसी ने नहीं देखा। फिर उसने ह्यूस्टन में रेजिना के पिता को फोन किया, लेकिन उनको भी कोई खबर नहीं थी। रेजिना की कोई खबर नहीं मिलने पर व्याकुल मां आस पड़ोस में घूमती रही और लापता रेजिना के बारे में पूछती रही, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। हालांकि रेजिना का घर से भागने का इतिहास था, लेकिन वह हमेशा खुद ही वापस आ जाती थी या अपनी मां को फोन करके बता देती थी कि वह ठीक थी। लेकिन इस बार कैरोलिन ने रेजिना से कभी नहीं सुना और वह जानती थी कि कुछ गलत है। इसलिए वह पासाडेना टेक्सास पुलिस के पास गई और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने अपनी जीना को 5 फुट लंबी एक सफेद महिला के रूप में वर्णित किया, जिसका वजन लगभग 25 पाउंड था और लंबे घुंघराले भूरे बालों वाले पोस्टर और उन पर रेजिना के चेहरे वाले फ्लायर्स को पूरे क्षेत्र में प्रसारित किया गया था और जानकारी देने वाले को इनाम की पेशकश कर रहा था। वह किशोर को घर ले आया। बिना किसी जानकारी के 5 दिन बीत गए और फिर एक दिन कैरोलिन को किसी का फोन आया। उन्होंने कहा कि रेजिना को उस शाम 2 युवकों से बात करते हुए देखा था। जब वह घर से निकली थी, फोन करने वाले ने उन दोनों लोगों की पहचान 18 वर्षीय रिकी ली जोन्स और 70 वर्षीय बिली वैन गिब्स के रूप में की। वे दोनों पुलिस के लिए अजनबी नहीं थे, क्योंकि उनका पहले से ही एक आपराधिक रिकॉर्ड है और वे एक ओवांटो चोरी के सिलसिले में पकड़े भी गए थे। 14 साल की बच्ची का इस तरह के लोगों के साथ क्या व्यवसाय होगा। बाद में शाम को पुलिस बिली को ट्रैक करने में कामयाब रही, जिसने उन्हें बताया कि रिकी और रेजिना प्यार में थे और भाग गए थे। चूंकि रिकी चोरी के आरोप में परिवीक्षा पर था, इसलिए राज्य से बाहर जाना उसकी पैरोल का उल्लंघन था। इसलिए पुलिस ने उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया और फिर रेजिना की जानकारी को राष्ट्रीय अपराध सूचना केंद्र डेटाबेस में डाल दिया। रेजिना के पिता को पता था कि वह एक लापता व्यक्ति है। जेरी को एक व्यक्ति का अजीब फोन आया, जिसने दावा किया कि उसे उसकी बेटी के बारे में जानकारी है। फोन करने वाले ने कथित तौर पर पूछा था कि क्या वह रेजिना के पिता से बात कर रहा है, और जब जेरी ने हाँ कहा तो वह आदमी उसे बताया कि रेजिना एक खलिहान की छत पर है और कुछ बदलाव हुए हैं। उसने उसके बाल काट दिए हैं। फिर जेरी ने फोन करने वाले से पूछा कि क्या रेजिना जीवित है या मर गई है। जवाब देने से पहले उस व्यक्ति ने फोन काट दिया, जबकि जेरी ह्यूस्टन पुलिस को इसकी सूचना दे रहा था। रेजिना की मां कैरोलिन भी पासाडेना पुलिस को एक अजीब फोन कॉल के बारे में बता रही थीं, जो उन्हें एक अजनबी से आया था, जिसमें कहा गया था कि वह उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ बताना चाहता है। फोन करने वाले ने उनसे कहा कि उन्हें अगले दिन पास के एक सुविधा स्टोर पर मिलना चाहिए ताकि वह सूचना को व्यक्तिगत रूप से बता सके। अगले दिन कैरोलिन कई अधिकारियों के साथ सुविधा स्टोर में गई, जिन्होंने कार से उसे देखा, इस उम्मीद में कि वह उस व्यक्ति को पकड़ ले। उन्होंने 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया, लेकिन जब पुलिस ने बाद में पता लगाया तो कॉल करने वाला कभी नहीं आया।
2 कॉलों से उन्हें पता चला कि रेजिना के पिता को किया गया कॉल एनिस टेक्सास के एक गैस स्टेशन से लगभग 200 मील दूर था, जहां से रेजिना को आखिरी बार देखा गया था, और उसकी मां को किया गया कॉल केवल 2 ब्लॉक दूर एक पे फोन से किया गया था। अजीब आदमी ने 2 सप्ताह बाद फिर से कॉल किया। बाद में रेजिना की मां के साथ उसी सुविधा स्टोर में एक और बैठक के लिए कहा। पुलिस ने तुरंत पास के एक पे फोन पर कॉल का पता लगाया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक वह व्यक्ति बहुत पहले ही जा चुका था। इसके बाद पुलिस के पास और कोई सुराग नहीं था। मामला ठंडा पड़ गया सितंबर 1990 में इलिनॉइस में एक किसान अपने पुराने खलिहान को जलाने गया था, जिसे वर्षों से छोड़ दिया गया था, क्योंकि वह आखिरी बार खलिहान का निरीक्षण कर रहा था। उसने मचान में कुछ संदिग्ध देखा, और जब वह करीब गया तो वह देखकर भयभीत हो गया कि यह एक मानव कंकाल था। वह तुरंत बाहर भागा और पुलिस को बुलाया। सड़न के स्तर से जांचकर्ता ने बताया कि अवशेष काफी समय से वहां थे, लेकिन वहां कोई कपड़े या व्यक्तिगत सामान नहीं थे जिससे यह पता चल सके कि पीड़ित कौन था। पुलिस यह भी नहीं बता सकी कि पीड़ित पुरुष था या महिला, या जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र क्या थी। हालांकि खोपड़ी के आकार को देखते हुए उनका मानना था कि पीड़ित बच्चा हो सकता था, और वे गलत नहीं थे। एक रोग विज्ञानी ने बाद में यह निर्धारित किया कि अवशेष एक युवा किशोरी लड़की थी, जिसकी मृत्यु हुए लगभग 1 वर्ष हो गया था। निशान यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह 14 से 16 वर्ष की उम्र के बीच की एक युवा महिला थी। यह संकेत था कि उसके बाल काटे गए थे, दूरस्थ सिरे फिर से बढ़ने लगे थे, लेकिन फोरेंसिक ने बताया था कि यह हाल ही में मौत का कारण गला घोंटने से हुई थी, और हत्यारे ने पीड़ित के चारों ओर बॉलिंग तार को 16 बार घुमाकर गर्दन को लगभग अलग कर दिया था, लेकिन वास्तव में कुछ और ही था। अजीब और खौफनाक लग रहा था कि हत्यारे ने लड़की को मारने से पहले उसके निजी अंगों को भी काट दिया था। डेंटल रिकॉर्ड का उपयोग करके FBI ने जल्द ही पीड़िता की पहचान रेजिना वॉल्टर्स के रूप में की, लेकिन उसके साथ इतना भयानक काम कौन कर सकता था, और रिकी जोन्स के बाद से उसका प्रेमी कहां था। रेजिना के साथ जीवित देखा जाने वाला अंतिम व्यक्ति स्वचालित रूप से उसकी हत्या का मुख्य संदिग्ध बन गया, लेकिन फिर रेजिना की हत्या कैसे की गई, इसके आधार पर एक FBI प्रोफाइलर ने निर्धारित किया कि रिकी शायद हत्यारा नहीं था। एजेंट ने हत्यारे की एक प्रोफाइल विकसित की, जिसमें उसे एक वृद्ध श्वेत पुरुष के रूप में वर्णित किया गया था, जो देश के चारों ओर घूमता था, शायद एक सेल्समैन या ट्रक ड्राइवर के रूप में। और अपराध स्थल के आधार पर एजेंट ने इतना बताया कि हत्यारा एक परपीड़क व्यक्ति था, जिसे अपने पीड़ितों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद मिलता था। जिसने भी यह अपराध किया था, वह इस अपराध को करने के लिए आवश्यक चीजों से परे काम कर रहा था। अपराध शायद एक सेकंड प्रीडेटर, यौन दृष्टिवादी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास अन्य अपराध भी थे। जांचकर्ताओं को ह्यूस्टन से 200 मील दूर एक शहर में कुछ अन्य मानव अवशेषों के पाए जाने की कुछ जानकारी मिली। कंकाल एक युवा व्यक्ति का था, जिसके शरीर में एक छोटा सा गोली का छेद था, उसकी खोपड़ी। हालांकि उस समय जांचकर्ता शव की पहचान नहीं कर सके, पीड़ित की उम्र और वह स्थान जहां वह पाया गया था, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि यह शायद रिकी था। हत्यारे ने शायद उसे रास्ते से हटाने के लिए जल्दी से मार डाला ताकि वह अकेले रह सके। कई महीनों तक रेजिना उसके साथ जो भी परपीड़क चीजें करना चाहता था उसने किया, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने हर संभव सुराग का पालन किया, जिससे उन्हें हत्यारे को पकड़ने में मदद मिल सके। लेकिन वे सब ठंडे बस्ते में चले गए और कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि उसी व्यक्ति ने रेजिना को उसके प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला था। इसी बीच एरिजोना में एक राजमार्ग गश्ती अधिकारी ने सड़क के किनारे एक ट्रक को खतरनाक रोशनी के साथ खड़ा देखा। वह यह देखने गया कि क्या उस व्यक्ति को किसी मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसने अंदर एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने अंदर जाने और जांच करने की कोशिश की तो एक आदमी अचानक बाहर कूद गया और उसने खुद को ट्रक का ड्राइवर बताया। वह आदमी संदिग्ध व्यवहार कर रहा था और उसने स्थिति से बाहर निकलने की बात करने की कोशिश की, यहां तक कि उसने अपनी बंदूक अधिकारी को सौंप दी। ट्रक की असामान्य स्थिति थी, लेकिन अधिकारियों को अभी भी ट्रक के अंदर महिला की चीख सुनाई दे रही थी। उस आदमी को हथकड़ी में डालने के बाद अधिकारी ट्रक के कैब के अंदर जांच करने गए और उन्होंने जो देखा वह वास्तव में ठंडा करने वाला था। एक डरी हुई महिला को हथकड़ी पहनाई गई थी,
अधिकारी को दीवार से कई तरह के औजार भी मिले, जिनमें घोड़े की जंजीर, चाबुक और अंत में क्लिप वाली लंबी छड़ें शामिल थीं। एक कैमरा भी था, कुछ नीले तौलिए और कई बाल थे जो ट्रक में मिली महिला से मेल नहीं खाते थे। ड्राइवर की पहचान अब रॉबर्ट बेन रोड्स के रूप में की गई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उस समय अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अपराध वास्तव में किस हद तक चले गए थे। काउंसिल के झांसे में उठाया गया आयोवा रॉबर्ट का बचपन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, 1964 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद एक किशोर के रूप में उन्हें अधिकारियों से परेशानी होने लगी और वाहन से छेड़छाड़ और सार्वजनिक लड़ाई के लिए गिरफ्तार भी किया गया। रॉबर्ट ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने और समुद्री कोर में शामिल होने का फैसला किया। 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगने के बाद डकैती में शामिल होने के बाद रॉबर्ट को सेना से बेइज्जत कर छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्होंने कानून प्रवर्तन में नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन डकैती की घटना के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अंततः उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1970 और 80 के दशक में एक लंबी दूरी के ट्रक चालक बनने के बाद रॉबर्ट ने 3 बार शादी की थी और उनकी पहली पत्नी से उनका एक बेटा था। यही वह समय था जब उन्होंने बंधन और अधीनता के कामों में शामिल होना शुरू कर दिया था, और उनकी पूर्व पत्नियों में से एक ने तो यहाँ तक कहा था कि वह कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और उसकी पीड़ा से उत्तेजित हो गया था। जब पुलिस ने रॉबर्ट की गिरफ्तारी के बाद उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली, तो वे हथकड़ी और पूरे शरीर पर चोटों के निशान के साथ नग्न किशोर लड़कियों की तस्वीरें देखकर भयभीत हो गए। उन सभी ने अपने बाल काटे हुए थे और डरी हुई लग रही थी। रोंगटे खड़े कर देने वाली छवियों को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि पीड़ितों में से एक परिचित लग रही थी। यह रेजिना वॉल्टर्स थी। छवियों में उसे अलग अलग लंबाई के बाल और चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसका मतलब था कि उसे उससे पहले लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा गया था। अंततः हत्या कर दी गई। ये विशेष रूप से परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाती हैं कि एक असहाय रेजिना ने काली पोशाक पहनी हुई थी। कहा जाता है कि यह तस्वीर उसकी मृत्यु से कुछ क्षण पहले ली गई थी, क्योंकि यह पता चला कि रेजिना और रिकी रॉबर्ट के पहले शिकार नहीं थे। वह एक सीरियल किलर था जो महिलाओं को अपना शिकार बना रहा था। 1900 के दशक के सहयात्री, उनके पहले पुष्ट शिकार वास्तव में एक युगल पैट्रिसिया कैंडिस वॉल्श और उनके पति डगलस जैकोव्स्की थे। दोनों जनवरी 1990 में सहयात्री थे, जब रॉबर्ट ने रिकी की तरह एक लंबी यात्रा के दौरान उन्हें अपने ट्रक में उठाया था। रेजिना के मामले में उसने तुरंत पति की हत्या कर दी और फिर पैट्रिसिया को 1 सप्ताह तक कई बार प्रताड़ित करता रहा और अंततः 15 साल की अवधि में उसकी हत्या कर दी और उसके शव को फेंक दिया। जांचकर्ताओं का मानना है कि रॉबर्ट ने अंततः पकड़े जाने से पहले लगभग 50 लोगों की हत्या की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितने लोगों तक पहुंच है और दूर दराज के स्थानों पर वह इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था और उन्हें ठिकाने लगा रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि इस कहानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें। इस तरह के और भी सच्चे अपराध की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपके क्या विचार हैं इस कहानी पर? क्या आपको लगता है कि रेजिना जैसे मासूम लोगों की सुरक्षा के लिए समाज में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।